नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके ऊपर अब तमाम जगहों के ऊपर जो बात जुबान ज़ुद-ए-आम है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे हैं। और इस इंतखाब के ऊपर जिस पर सभी की नजरें जुड़ी हुई थी, सभी की नजरें लगी हुई थी, चाहे तो इसके हवाले से जितनी भी नशिस्तों के ऊपर पीटीआई के उम्मीदवार या वो सेनेटर जिनकी कामयाबी हुई, लेकिन इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख, और यूसुफ रजा गिलानी के जीत के बाद सवालात यही पैदा हुए कि ऐवान में वजीर आजम अपना एतमाद अब भी बरकरार रखे हुए हैं या नहीं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, उसमें तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, रुकन कौमी असम्बली जो पार्लिमानी मेंबरान थे, उनसे इजलास से बातचीत हुई, वजीर आजम ने उनसे मुलाकात की है। और उसी में ही यह बात भी सामने आई है कि कमोबेश 16 अराकीन ऐसे रहे जिन्होंने खुद को बेचा वोट के लिए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से वजीर आजम की बातचीत, और फिर इलेक्शन कमीशन का उस पर एक प्रेस रिलीज का सामने आना, और प्रेस रिलीज के अंदर मुख्तलिफ नुकात के ऊपर जो बातचीत हुई, और फिर उस पर हुकूमती वज़रा का रद्द अमल कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह से वजीर आजम की बात के ऊपर सामने नहीं आना चाहिए था और इसको अफसोसनाक भी करार दिया गया। ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर है। लेकिन जो ताज़ा तरीन बात है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह भी हैं, वो ये कहते हैं कि कल के इजलास के अंदर जो कि बुलवाया गया है उसके अंदर पीडीएम शिरकत नहीं करेगी। यानी ये एक ऐसा दबाव है और ये एक ऐसी लेजिटिमेसी है, वजीर आजम की लेजिटिमेसी के ऊपर सवालिया निशान डाला जा रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगने के लिए जा रहा है कि अगर अपोजिशन या पीडीएम की जमातें अगर वजीर आजम को वजीर आजम ही नहीं मानते हैं, तो फिर ये और फिर आइंदा आने वाले जितने भी इजलास अगर कौमी असम्बली के होंगे जिनको बुलाया जाएगा, उसमें अगर अपोजिशन की अदम शिरकत रही तो फिर असम्बलियों का आगे चलना कितना मुमकिन नजर आता है। और इसके अलावा ये वो तमाम तर बातें हैं जिस पर आज बात होंगी, और मौलाना फजल रहमान की जो ताज़ा तरीन जो अभी स्टेटमेंट सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तजियाकार मजहर अब्बास साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफी तजियाकार नजीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इन तमाम बातों के साथ आगाज करते हैं मजहर अब्बास साहब आपसे। मजहर अब्बास साहब, ये मुझे बता दीजिए जरा कि जो इस वक्त जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई पीडीएम की तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से कि कल के सेशन में शिरकत नहीं करेंगे, आप ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लेजिटिमेसी के ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम के शिरकत ना करने से उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा है, क्योंकि जाहिर है पीडीएम वजीर आजम अगर कल 171 से ज़्यादा वोट ले लेते हैं एतमाद का, और 171 से ज़्यादा लोग खड़े होकर उन पर एतमाद का इजहार कर देते हैं, जिसका मुझे कम से कम ज़ाती तौर पे कवी इम्कान है कि वो शायद 174 से 180 के दरमियान वोट ले लेंगे, तो फिर वो असेंबली तो लेजिटिमाइज हुई। फिर अपोजिशन उसमें जाए या ना जाए, लेकिन वो अपोजिशन, वो ठीक है, एक प्रेशर होता है, अपोजिशन की इंपॉर्टेंस होती है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पे तो वो वजीर आजम रहेंगे अगर एतमाद का वोट ले लेकिन लेते हैं। और अपोजिशन जो इस बात को बार बार दोहरा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद अदम एतमाद तो हो गया वजीर आजम पर। तो अदम एतमाद हो गया तो अदम एतमाद की तहरीक भी तो आने हैं ना, ले आए अदम एतमाद की तहरीक। वो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें हैं। अब भी अपोजिशन के पास वो है कि वो आगे चल के और एतमाद की, अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। मेरा ख्याल है जो पीडीएम वो कर रही है वो अपोजिशन के तौर पे एक जो दबाव है, एक प्रेशर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल के इजलास में क्या वो बकौल वजीर आजम के वो 16 अरकान कौमी असम्बली जो है वो वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करेंगे या वो स्किप करेंगे। और आज के पार्लियामानी इजलास में क्या वो अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद थे जिन्होंने खुफिया रायशुमारी में जो है वो हफीज शेख के खिलाफ वोट दिया? काफी हद तक पीटीआई के लोगों को ये पता है, लेकिन वो आज और कल गालिबन इसका इंतजार करेंगे, और बाद में भी उनके लिए आसान नहीं होगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फिर आसान था, जो आपने 20 अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर दी, पीटीआई उस वक्त आपके पास मेजॉरिटी थी, आप नए लोगों को ले आए।
यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने 6 या 7 या 8 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तो फिर आपकी स्टैंडिंग क्या रहेगी ठीक है, कौमी असेंबली में? राइट। मतलब बात साहब, मैं इसी चीज के ऊपर जो नुक्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो अगर ये मालूम हो चुका है कि 16 अरकान ने वोट नहीं दिया या अपने वोट का सौदा किया है, जो कुछ केपी असेंबली में इससे पहले हुआ, जिनको निकाला गया, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या निकाला पहले जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई पहले की जाए, या उनसे भी एतमाद का वोट लिया जाए। इस पर जरा आगे चल के डिस्कस करेंगे। इरफान कादिर साहब, आपसे मैं जरा पूछना चाहता हूं कि कल जो सेशन बुलाया गया है, आइन और कानून की रोशनी के अंदर आईनी तौर के ऊपर आप इस इजलास को किस तरीके से देखते हैं जो ये बुलवाया गया है? देखें, पाकिस्तान के आइन में दो किस्म के मामलात हैं। एक वो मामलात हैं जहाँ पे कि सदर पाकिस्तान पाबंद हैं वजीर आजम के मशवरे के, और दूसरे वो मामलात हैं जहाँ पे कि सदर पाकिस्तान पाबंद नहीं है वजीर आजम के मशवरे के। और इसकी जो तशखीस है इन मामलात की, वो आर्टिकल 48(1) और 48(2) आइन का जो है वो इसके बारे में बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 48(1) कहता है कि सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पे अमल करेंगे, जब वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करेंगे तो वजीर आजम के मशवरे पे अमल करेंगे। ठीक है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन जो है वो आर्टिकल 48(2) है, अगली क्लॉज। वो कहती है बावजूद इसके कि आर्टिकल 48(1) में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जो मामलात सदर के करने के हैं वो सदर ही करेंगे। तो लिहाजा इनका जो इंटरप्ले है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें देखना है कि वो कौन से मामलात हैं जो कि सदर के इख्तियार है और सरीहन सदर का इख्तियार है। ठीक। तो उसमें एक मामला जो है वो मामला है जो कि आर्टिकल 91 क्लॉज 7 में दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया कि अगर सदर पाकिस्तान सेटिस्फाई हो जाएं कि वजीर आजम कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी का कमांड नहीं करते नेशनल असेंबली में, तो फिर सदर पाकिस्तान वजीर आजम को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यहाँ पे जो लफ्ज है सेटिस्फेक्शन का, वो सेटिस्फेक्शन प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन सदर की है। और अगर सदर उस पे वजीर आजम की एडवाइस पे ये चीज कर देते हैं तो फिर सदर ने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया, बल्कि वो पाबंद हो गए, उन्होंने अपने आप को पाबंद कर लिया आर्टिकल 48(1) के नीचे। तो 48(1) और 48(2) दो मुख्तलिफ सूरत हाल है। और दुनिया में जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, खासतौर पे वेस्टमिंस्टर मॉडल, वहाँ पे ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पे के सदर पाकिस्तान या हेड ऑफ स्टेट या किसी भी मुल्क का जो हेड ऑफ स्टेट है या किंग इन पार्लियामेंट या क्वीन इन पार्लियामेंट, वो उस वक्त वजीर आजम के मशवरे के पाबंद नहीं रहते। इंग्लिस्तान में गो के आइन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि अगर वजीर आजम आउट वोट होने लगे तो फिर जो क्वीन इन पार्लियामेंट है या किंग इन पार्लियामेंट है, फिर वो वजीर आजम का मशवरा मानना तो बंद कल कर जो देते। इजलास बुलाया जा रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, में इरफान कादिर साहब, तो उस पर आपकी राय क्या है कि यहाँ पे जो आईनी तरीक़ाकार के तहत इजलास बुलाया गया है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है? मेरी राय ये है कि ये जो कैबिनेट मीटिंग होती है और फिर ये एक एडवाइस जाती है सदर पाकिस्तान को, ये बिल्कुल गलत है। ये आइन में ऐसी चीज दी नहीं हुई, और कानून का मुसल्लमा असूल है कि व्हेन अ लॉ रिक्वायर्स और कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ थिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे, इट कैन ओनली बी डन इन दैट वे, और इट इज नॉट टू बी डन एट ऑल। यानी उसी तरीके से की जाएगी जो आइन में दिया हुआ है, और अगर आप तरीका चेंज करेंगे तो फिर आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आपको इसकी सिंपल मिसाल ये देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वजीर आजम जो है अगर उसको खतरा महसूस हो रहा है कि मेरे खिलाफ आने वाले दिनों में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, लिहाजा उस सूरत हाल को प्रीएम्प्ट करके वो चाहता है कि मैं फौरन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ले लूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया। नहीं, कल जो अमल हो रहा है, कल जो एक्ट हो रहा है पार्लियामान के अंदर, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है, ये आईनी है या गैर आईनी है? ये सरीहन गैर आईनी है, बिल्कुल गैर आईनी है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं इस पे, क्योंकि ये पॉइंट समझने का है। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 48(4) में ये जरूर कहा गया है कि वजीर आजम ने अगर कोई मशवरा दिया है तो कोई भी उस मशवरे के को देख नहीं सकता, उस पर नहीं जा सकता। लेकिन ये जो 48(4) है, ये
48-1 के मशवरे का जिक्र कर रहा है। वो एरियाज जहां पे कि वजीर आजम मशवरा दे सकता है, तो ये मंतकी तौर पे बात सही है कि जहां वजीर आजम मशवरा दे सकता है और जहां सदर ने उनके मशवरे पे अमल करना है, तो आप उसकी एडवाइस को क्वेश्चन नहीं कर सकते वजीर आजम की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और 48-4 जो है इसी जुमरे में लिखा गया। लेकिन जो सदर का स्वाबीदी इख्तियार है, जो कि 8वीं तरमीम से इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 8वीं तरमीम से इनकॉर्पोरेट किया गया और ये 18वीं तरमीम के बावजूद अपनी जगह पे जुगा तू कायम रहा। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का, जो भुट्टो साहब का था, उसमें तो ये था कि वजीर आजम की एडवाइस जो है वो सदर उस पर अमल भी करेंगे और ये एडवाइस बाइंडिंग होगी। ठीक, लेकिन इसको डाइल्यूट कर दिया गया 48-2 के जरिए, जो कि आज तक 18वीं तरमीम और 8वीं तरमीम दोनों को सामने रख लें, दोनों में 48-2 जू का तू मौजूद है, इसमें कोई उभाम नहीं है। इसलिए ये जो कल जो प्रोसीडिंग्स होने जा रही हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं, यानी कि चले इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, तो कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है उसकी भी कोई वक़्त नहीं होगी, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। और उसके बावजूद ऑपोजिशन अगर चाहे, अगर उनके पास नंबर्स हैं, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। मजहर अब्बास साहब, आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, अगर मुझे इजाजत दीजिए, ब्रेक की इजाजत अगर आप मुझे दे दें, मैंने ब्रेक लेनी है, तो मैं ब्रेक के बाद आके आपसे इसके ऊपर जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। मैं एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इरफान कादिर साहब ये फरमा रहे थे कि कल जो इजलास बुलाया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, वो गैर आईनी और गैर कानूनी, और उसकी कोई भी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। मजहर अब्बास साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, मैं इसके बाद जो है वो नजीर लगानी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इनके बाद में जाऊंगा। देखिए, ज़ाहिर इरफान साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन में कहीं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का जिक्र नहीं है। जो इजलास बुलाया गया है वो आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत ही बुलाया गया है, जिसमें मतलब उसके तहत वज़ीर आज़म से ये कहा गया है। अलबत्ता मुझे इस वक्त ये याद नहीं कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि वज़ीर आज़म जो है इजलास वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं। ये जुमला लिखा है कि नहीं लिखा ये मुझे नहीं, लेकिन उसमें कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का ये जिक्र नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये इजलास बुलाया गया। प्रेसिडेंट ने ऑन हिज ओन इजलास को समन किया है, आस्किंग प्राइम मिनिस्टर टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अब अगर उसमें सेटिस्फेक्शन का लफ्ज़ नहीं लिखा तो इस पर सवाल उठ सकता है। अलबत्ता अपोजिशन ज़रूर इस पर क्वेश्चन कर रही है कि ये इजलास जो है वो गैर आइनी है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी गालिबन नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी तकरीर में ये बात की है। ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट होगी इस लिहाज से कि ये इजलास कानून आइनी है या नहीं है। ठीक है, इरफान कादिर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे, अदरवाइज मैं मूव करता हूँ जरा सा नजीर लगानी साहब की तरफ। जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, और वो सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की नज़र इसलिए नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म साहब की जो कल की तकरीर है उसमें वज़ीर आज़म ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि मुझे सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँ, बल्कि कहा कि मैं लेने जा रहा हूँ। उन्होंने खुद तकरीर में ये बात क्लियर कर दी है कि ये सदर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से ये इंसिस्टेंस है और सदर उनकी इंसिस्टेंस पे अमल कर रहे हैं, सदर की सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो तकरीर को आप सामने रख लें, मेरा ख्याल है उसको और नोटिफिकेशन को मिला के पढ़ लें तो आर्टिकल जो 91 सब आर्टिकल 7 है उसके मुताबिक फिर ये जो कल का इजलास है वो नहीं होने जा रहा। नजीर लगारी साहब, सर इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा जरा सा, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल निकली है कि इधर कल का जो इजलास बुलाया गया है उसके आईनी और गैर आईनी होने के हवाले से बात चल निकली है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कल का जो इजलास बुलाया जा रहा है उसकी आईनी हैसियत होगी? एक तो परसों वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि जी हम वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जा रहे हैं। वो जो है एतमाद हासिल करने जा रहे हैं कौमी असम्बली हाउस से, और उस वक्त तक कोई प्रेसिडेंट का इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया था। फिर कल जब वज़ीर आज़म ने एड्रेस किया तो उस वक्त भी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ था जिसमें यह कहा गया हो कि प्रेसिडेंट ने उनसे कहा है कि
कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लें, चूंकि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूं। ये इनका अपना ख्याल था कि कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, उनके खिलाफ जो है वोट पड़ा है उनके कैंडिडेट के खिलाफ, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह की एडवाइस अजहर अब्बास साहब ने खुद भी दी थी इस इलेक्शन से 3 दिन पहले। वो किसी और चैनल पर भी कह रहे थे कि वजीर आजम को फिर कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस वोट के लिए जो मैंडेटरी चीज है वो ये है कि प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई हो कि प्रेसिडेंट वजीर आजम के पास एतमाद नहीं रहा है ऐवान का, तभी जब वजीर आजम। लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी हमने फील किया कि हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने महसूस इस बात को किया, लेकिन उसके तरीकेकार ये नहीं है। तरीकेकार की निशानदेही की थी कल गिलानी साहब ने, जब बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने ये निशानदेही की, भाई ये जो इजलास बुला रहे हैं इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने वजीर आजम को ये नहीं कहा है कि हो चुके हैं इसलिए दोबारा एतमाद का वोट लें हाउस से। तो उस वक्त तक ये सूरत हाल नहीं थी। रात को किसी वक्त जाकर हुआ है, तब भी यह है कि हुकूमत पहले से कह रही थी, वज़रा ने 3 दिन पहले कहा कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, और वजीर आजम भी कह चुके थे अगर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है तो ये उसी तरह का होगा जिस तरह आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले में हुआ था। इन्होंने ऐलान पहले कर दिया था और सदर की एडवाइस जो है वो बाद में आई थी, और सदर की तरफ उन्होंने जो समरी भेजी वो बाद में भेजी। अभी तो सवाल ये उठेगा कि इनको सदर को क्या समरी गई है कि जनाब वजीर आजम एतमाद का वोट खो चुके हैं, लिहाजा आप जो है वो करें। इसलिए कि सदर तो हर उस पर नोटिफिकेशन या अपनी जो भी कार्रवाई करते हैं उस इतला पर करते हैं जो काबीना वजीर आजम की मार्फत उनको देती है। तो अभी क्या सदर के पास ये इतला मौजूद थी ऑफिशियली, क्या ऐसी एडवाइस भेजी गई थी कि सदर वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा आप वजीर आजम से डिमांड करें कि वो जो है कॉन्फिडेंस अपना एतमाद का वोट लें? तो ये एक बड़ा गुंजलक, मैं इत्तेफाक करता हूँ इरफान कादर साहब से, वो जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं वो दुरुस्त है, इसलिए कि वज़ीर आज़म पहले ऐलान कर चुके हैं, काबीना भी पहले ऐलान कर चुकी है कि हम कॉन्फिडेंस का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक सदर का नोटिफिकेशन नहीं आया था। राइट, मैं इसी पर एक और वैसे कर था, लेकिन इस पॉइंट पर जरा मजहर अब्बास साहब जो है वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे। मैं मजहर अब्बास साहब से जरा इसी पे दोबारा कमेंट ले लेता हूं कि मजहर साहब, इरफान कादिर साहब भी यही ओपिनियन रखते हैं, नज़ीर लगारी साहब भी यही ओपिनियन रख रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स आप इस चीज को कहते हैं कि नहीं ये चीज ठीक ही हो रही है और उसमें कोई मामला नहीं है? नहीं, अगर वुज़रा ये बात एक दिन पहले कर रहे हैं या वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो ये तो सियासी तौर पे कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त भी जब मैंने बात की थी मैं भी यही समझता था कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए। अब जाहिर है वो सदर की सेटिस्फेक्शन पे वो सदर उनको कहते हैं या नहीं कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन क्या ये कोई गलत बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि मैं हाउस से एतमाद का वोट लूँ तो उसमें गलत क्या बात है? वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब यही वो बात है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ मामलात ऐसे जिसके अंदर उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत का वो पाबंद नहीं है, वो कुछ चीजों पे तो वो खुद कर सकता है। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे एक बयान तो दे सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है कि प्राइम मिनिस्टर के मैं एतमाद का वोट लेना चाहता हूँ, या वज़रा ये कहें कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें। इसमें कोई समरी नहीं जाती, मेरा नहीं ख्याल कि काबीना की कोई समरी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऐवान सदर कि उसमें इस पर्टिकुलर केस में सदर के नोटिफिकेशन में सेटिस्फेक्शन का वर्ड लिखा होना जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन पॉलिटिकली आप एक दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन आपने ये देखा कि इस तरीके से जो है हुकूमत के उम्मीदवार को शिकस्त हो गई, तो जाहिर है वज़ीर आज़म ने वज़रा ने कहा कि अच्छी मॉरल पॉलिटिकल पोजीशन तो यही है कि आप जो है हाउस अपने तई आप समझते हैं कि शायद मुझे दोबारा एतमाद का वोट लेना चाहिए, लेकिन आप खुद एडवाइस नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। तो कोई ऑफिशियल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, काबीना की तरफ से प्रेसिडेंट को नहीं गई, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वज़ीर आज़म का खिताब है, वज़रा के बयानात हैं। अब प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन की लैंग्वेज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। राइट, मैं सर इसी चीज को जरा आगे लेता हूँ। मदर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा एंड देन मैं नज़ीर लगारी साहब एंड फारूक साहब आपसे भी लूंगा इस चीज के ऊपर कि अब ये मुझे बता दें कि इससे पहले तक ये जो 16 अराकीन की बात हो रही है जिन्होंने जो है कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को बेचा या वोट बेच दिए, आप समझते हैं कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई पहले बनती है इससे पहले कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इन्हीं से लिया जाए?
देखिए, कार्रवाई तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ना। अब फर्ज करें जैसे सिंध में है, सिंध में 2 MPs तो आइडेंटिफाइड हो गए ना, उन्होंने तो बरमला कहा कि हम आपके खिलाफ वोट देंगे उसमें, लेकिन आईनी तौर पे वो वोट दे सकते हैं, यानी सेनेट के इलेक्शंस में वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिकली उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, यानी आप कम से कम अपनी पार्टी से तो उनको उनको बेदखल कर सकते हैं। तो ये और इसी तरीके से अब ये 16 MNAs जो हैं, या वो जिनके हवाले से वीडियो में चीज़ें आई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन किस तरह कार्रवाई करता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन PTI को इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि 16 अरकान हैं। अब न... कल जो है उन्हीं, अगर वजीर आजम को 180 वोट पड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उन 16 अरकान ने मुनाफकत की आला मिसाल कायम करते हुए कल वजीर आजम पर भी एतमाद का वोट देंगे। और इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये कि वो ये कह सकते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर से हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारा इख्तलाफ हफीज शेख साहब से था, हमने हफीज शेख साहब के खिलाफ वोट दिया या वोट रिजेक्ट करवाया। तो अभी ये डिटरमिन होना कि उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी ये तो अभी बाकी है, राइट। लेकिन ये बात कल डिटरमिन हो जाएगी कि अगर 180 वोट वजीर आजम को मिलते हैं तो वो 16 अरकान उनमें शामिल होंगे जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं नजीर दिया। लगारी साहब, ये जो मुजर्रबाद साहब बात कर रहे हैं, वैसे विद इन द पार्टी जो कार्रवाई की हम बात सुनते हैं, ये कार्रवाई आप क्या समझते हैं पहले होनी चाहिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद? उसके बाद भी नहीं होगी। नहीं, जो मीठा है वो खा लें। हेलो हेलो जी नजर लगाई नहीं यार, जो मीठा है वो खा लें, जो कड़वा है उसको थूक दें। जो मीठा है उसको खा लें, जिस तरह अच्छा लगे उसको खा लें। यानी आप कॉन्फिडेंस उन लोगों से ले लें, फिर उनके पास आप डंडा उठाएंगे जी आप तो गद्दार हैं, हम आपको आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। ये कौन सी अखलाक की आला तरीन मिसाल कायम होगी? ये कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड होगा कि जिन लोगों ने अगर आपके खिलाफ वोट दिया है, दोबारा उनसे आप वोट लेने जा रहे हैं एतमाद का, और वो दोबारा आपको भी दे देते हैं और उसके बाद फिर आप डंडा भी उठा लेते हैं, तो ये हाई मॉरल ग्राउंड कौन सा हुआ? ये मुझे समझ में नहीं आता है। सियासत में ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड नए सिरे से बन रहा है और इसकी नई वो ताबीर और तशरीह सामने आ रही है। लेकिन मुजर्रबाद साहब जो बात कर रहे हैं कि वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमें पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन हमें इख्तलाफ हफीज शेख साहब से, जिसकी वजह से हमने नहीं दिया वोट या जाया कर दिया। मसला ये नहीं है, मसला पार्टी डिसीजन की खिलाफ वर्जी का होता है। पार्टी का डिसीजन था कि हफीज शेख साहब को वोट दिया जाए, उनने वोट नहीं दिया, अब दोबारा आप उन्हीं के पास जा रहे हैं, जाइए आइए, आप हफीज शेख को आपने नहीं दिया था, मुझे दे दीजिए। अब आपको दे दिया, फिर उसके बाद आप डंडा उठाते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड आगे आ जाता है। चलें जी आप घर छुट्टी करें, हम आपको पार्टी से भी निकाल रहे हैं और आपकी रुकनीत भी कर रहे हैं। ये कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड है? ये कहां से आ गया हाई मॉरल ग्राउंड? आप उसी को पहले आपको वोट नहीं देता, फिर आप उससे वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद आप कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने के बाद कहते हैं कि चलें आप डिसीट हो जाएं क्योंकि हाई मॉरल ग्राउंड आ गया। ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो अपनी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं नजीर लगारी साहब कि ये कार्रवाई अगर करनी भी हो तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को? प्राइम मिनिस्टर के पास एक रास्ता है, अगर वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने जा रहे हैं तो उसके आईनी तकाजे पूरे करें। नंबर 1 पहली बात यह है। हाई मॉरल ग्राउंड यह है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, ये हाई मॉरल ग्राउंड है, इसके अलावा और कोई चीज हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। इरफान कादिर साहब, आप भी ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, ये हाई मॉरल ग्राउंड का स्टैंडर्ड सेट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप भी समझे और मैं भी समझता हूँ, खुद भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाई मॉरल ग्राउंड तो उन्होंने ले ली हुई है। हाई मॉरल ग्राउंड उनकी ये है कि ये जो इलेक्शंस हैं आइन के नीचे, ये तो ओपन बैलेट से होने चाहिए, ये उनकी हाई मॉरल ग्राउंड है। वो कहते हैं कि अगर सीक्रेट बैलेट से ये होगा तो फिर तो ये करप्शन होगी इसमें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की में जो सूरत हाल है वो ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड बनती है जबकि बेखौफ खतर बगैर किसी दबाव के कोई वोट डाल सके, लिहाजा आइन ने उसको सीक्रेट बैलेट रखा। तो अगर आप मुवाजना करें सीक्रेसी ऑफ बैलेट का ओपन बैलेट से, तो एक तो ये बात है कि आइन फौकियत दे रहा है सीक्रेसी ऑफ बैलेट को। लेकिन सर तो यही सीक्रेसी ऑफ द बैलेट को कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फौकियत दे रहा है आइन। अच्छा, हाँ, लेकिन आइन, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो कहा जा रहा है ना कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन आइन उसको फौकियत दे रहा है सीक्रेसी ऑफ बैलेट को। तो आइन अगर फौकियत दे रहा है सीक्रेसी ऑफ बैलेट को,
तो आइन का जो विजडम है वो सुप्रीम कोर्ट के 600 जजेस से भी ज्यादा है, वो वजीर आजम से भी ज्यादा है, वो काबीना से भी ज्यादा है, वो तमाम कवानीन से भी ज्यादा है। तो आइन के विजडम को जब इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया तो वजीर आजम साहब उस पर भी नाराज हुए। तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो इस मॉरल ग्राउंड पे लेने जा रहे हैं इस वक्त कि वहां पे शो ऑफ हैंड्स होगा और वो लोग जो कि उनके जेर असर हैं वो अब दब जाएंगे, तो इसी चीज को प्रियम्प्ट करते हुए वजीर आजम को ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो जब चाहे अपनी स्वीट विल पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, बल्कि ये इख्तियार ही सदर को दिया गया। ये जो डिमार्केट किए गए एरियाज, ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए इन इट्स विजडम कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया। ये वजीर आजम की स्वीट विल नहीं है कि जब वो चाहे, क्योंकि अभी वजीर आजम अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं तो बज़ाहिर उनका ख्याल है कि उनका इतना असर और रसूख है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि उनके खिलाफ किसी तरह से भी वो नहीं, लेकिन इरफान काजी साहब, इसकी कितनी अहमियत रह जाती है कि वो अराकीन, जो 16 अराकीन जिनको नंबर एग्जैक्ट नंबर आ गए, उन्होंने हफीज शेख के अगेंस्ट में वोट दिया, यानी ये बात आइडेंटिफाई हो गई है। लेकिन अगर कल जैसे मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को 180 के करीब मिल जाते हैं तो फिर ये तो मुनाफकत की आला मिसाल कायम होगी कि वही अराकीन जो हैं जब सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं देते लेकिन वजीर आजम साहब के ऊपर वही दोबारा वोट दे देते हैं। नहीं, वो तो पहले हो चुका है। वजीर आजम साहब का जो बयानिया है उसके मुताबिक तो वो तो ये कहेंगे कि जी ये मुनाफिकत नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। तो वजीर आजम साहब तो ये बयानिया दे रहे हैं जो कि अगेन, यानी मैं आपसे एग्री करता हूं कि जैसे अभी लगारी साहब फरमा रहे थे कि हेड्स आई विन टेल यू लूज, तो दोनों में मंतक जो हम फर्क कर देते हैं जो सूट करते हैं। और वैसे भी ये जो बयानिया है कि जो हमारे मुखालिफ हैं वो करप्ट हैं, पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के सारे फैसले उठा के देख लें पिछले 70 साल के हमारी जुडिशरी के, वो यही है कि हर हुकूमत जो चली गई या हर मुखालिफ जो है किसी पार्टी का वो करप्ट है, दूसरे जो है वो ठीक है। तो करप्शन को ये बनाया जाता है, जस्टिफिकेशन यही बनाई जाती है कि अगर हम शिकस्त खा जाते हैं तो फिर हम दूसरे को कह देते हैं कि वो करप्ट है। तो ये बड़ी देर से ये बयानिया चल रहा है और इस तरह से हम हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। राइट सर, एक ब्रेक लेनी है मैंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ नाराजगी का इजहार किया गया जिसका जवाब प्रेस रिलीज में दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मजहर अब्बास साहब, जो कुछ भी वजीर आजम साहब ने गुज़िश्ता रोज तकरीर की, कौम से खिताब किया और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया, क्या आप समझते हैं कि वो तमाम बातें जो शिकवे शिकायत वजीर आजम ने किया और फिर जो रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन ने किया, दोनों तरफ से बातें ठीक थी क्या? देखिए, मेरा ख्याल है अंदाज सही नहीं था और वजीर आजम को की शिकायत हो सकती है और बिल्कुल जायज़ शिकायत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी प्रॉम्प्टली एक्ट करना चाहिए जो वीडियो सामने आई है, क्योंकि और सिर्फ वीडियो ही सामने नहीं आई, उसके बाद अली गिलानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो एक तरीके से कन्फेशन है और वो अजीब व गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि उन मौसूफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। 11 मार्च को हियरिंग भी है उसकी, इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच भी उस पर करेगा। जी बिल्कुल, और ये ऐन मुमकिन है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन अली गिलानी के मामले पे सेटिस्फाई होता है और अली गिलानी की बात जो वो जो वीडियो है वो दुरुस्त साबित हो सकती है, तो यूसुफ रजा गिलानी की सीट खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ मॉरल ग्राउंड, गवर्नमेंट्स के मॉरल ग्राउंड्स की क्यों बात करते हैं? तो सर डस्का में भी तो कुछ ऐसे ही हुआ था कि डस्का में भी जो है वो 20-23 के बजाय जो पूरे पे ही वो इलेक्शन दोबारा रिनाउंस कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है एक बाई इलेक्शन और एक 37 सीटों के इलेक्शंस में फर्क होगा, लेकिन वो ये क्योंकि एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात हुई है ना, यूसुफ रजा गिलानी के ही केस के बारे में बात हुई और वो वीडियो भी उसी से लिंक्ड है। लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड्स की जब हम बात करते हैं तो वो इन टोटलिटी बात करनी चाहिए। क्या यूसुफ रजा गिलानी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े हैं? क्या पीडीएम को ये पता नहीं है कि उनके पास कितनी मेजॉरिटी है? जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में था कि उस वक्त क्या पीटीआई को पता नहीं था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो एतमाद का वोट लूज कर गए? अगर 64 लोगों ने खड़े होके ये कहा कि वो उनके खिलाफ हैं, तो इखलाकी तौर पे सादिक संजरानी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, कम से कम वज़ीर आज़म को ये बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल इसी तरीके से आज यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, ये अलग बात है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे, इसको खुदा के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज का नाम ना दें। कोई अच्छी इखलाकी म्यार हम का तयन हम नहीं कर रहे,
कि कोई अच्छी हम और कम से कम पीपल्स पार्टी के लेवल पर इस तरह की बातें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। ठीक है, मैं इरफान कादिर ये साहब इस से इस पर बात कर लूंगा सर। मैं जरा नज़ीर लगारी साहब से लूंगा, देन कंक्लूडिंग कमेंट्स दूंगा इरफान कादिर साहब से। नज़ीर लगारी साहब, आप मुझे बता दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज इस हवाले से और फिर जो वुज़रा का रद्द अमल है, क्या वाकई आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बुखलाहट के शिकार है? एक तो गवर्नमेंट शदीद बुखलाहट का शिकार है और गवर्नमेंट किसी हाई मॉरल ग्राउंड पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आइन पर अमल किया और उसको सींग दिखाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि तुमने गलत किया है। जो कुछ आइन का तकाजा था, इलेक्शन कमीशन ने आइन के तकाजे को पूरा किया। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने ये कतन नहीं कहा कि आप मैं वोट खरीदने के लिए आया हूँ और मंडी में कौन कौन से बकरे बिकने के लिए तैयार हैं। वो ये कहता है कि अगर मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना ना चाहूँ तो उन्होंने कहा वोट कैंसिल कर दो। इसी ज़मीर के तकाजे के मुताबिक मेरे ख्याल में जरताज गुल ने भी वोट कैंसिल किया, इमरान खान ने भी वोट कैंसिल किया, शहरियार अफरीदी ने भी वोट कैंसिल किया। कहा यह जा रहा है कि शीरी मज़ारी ने वोट कैंसिल किया। तो हुकूमत अपोजिशन के लोगों ने तो अपने वोट जो हैं वो इस तरह से ज़ाय नहीं किए जिस तरह से हुकूमत के अरकान ने ज़ाय किया और वज़रा ने ज़ाय किया। यानी आप समझते हैं कि अली हैदर गिलानी साहब का जो मशवरा था वो काफी लोगों पर असरअंदाज हो गया? वो सरकारी लोगों पर और वज़रा पर असर, वज़ीर आज़म पर असरअंदाज हुआ। ये कमाल है। अच्छा, और ये अगर हाई मॉरल ग्राउंड है कि जनाब गिलानी साहब गलत हो गए तो मुझे ये समझ, तो फिर तो इमरान खान साहब भी इसी हाई मॉरल ग्राउंड पर चले जाएं कि उन्होंने मशवरा मान लिया। इरफान कादिर साहब, वोट कैंसिल। इरफान कादिर साहब, अपोजिशन नैब पर हमले करती है, बयानबाजी करती है और हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन पर। इदारे वैसे महफूज तो किसी के हाथों से नहीं है। जी, पहले तो ये तरह तय कर लें, हाई मॉरल ग्राउंड का बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ है कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो है सीक्रेट बैलेट से होंगे और यही इलेक्शन कमीशन ने किया है। जी हाँ। लिहाजा आप कह रहे हैं ओपन बैलेट से हो, तो क्या ये हाई मॉरल ग्राउंड है कि ओपन बैलेट से हो? और दूसरी बात यह है कि क्या ये हाई मॉरल ग्राउंड है कि अगर उस तरह से हो जिस तरह आइन कहता है, यानी कि सीक्रेट बैलेट से, तो हमारे लोग बिक जाते हैं, दूसरों के नहीं बिकते, हमारे बिक जाते हैं। तो आपने जब ऐसे लोग चुन लिए हैं जो बिक जाते हैं, तो आप हाई मॉरल ग्राउंड पे कैसे हो गए? तो सर हाई मॉरल ग्राउंड से चाहे morality हुकूमत की हो या बात- अपोजिशन कहीं पे भी नजर नहीं आती हमें। तो नहीं, इस वक्त हुकूमत तो बिल्कुल ही इसलिए नहीं आती ना कि हुकूमत एक तरफ तो आइन को वायलेट कर रही है, दूसरी तरफ इसलिए वायलेट कर रही है कि आइन में तब्दीली कर दी जाए क्योंकि उनके अपने लोग जो है बिक जाते हैं। तो ये क्या हाई मॉरल ग्राउंड हुई? तो ये इस तरह तीसरी बात जो इन्होंने अभी बात की, आपने वो बात की वो गिलानी साहब के बेटे की, तो लगारी साहब ने उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्सप्लेनेशन दी। तो मैं उसको इस तरह से कहता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए सच मान लें कि वो अपने तरीके से कन्वेंसिंग ये कर रहे थे कि पहले उन्होंने कहा होगा यार आप हमें वोट दें, जब उन्होंने देखा कि हमें वोट नहीं देते